हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं काशी की छाँव में अभय एपिसोड नंबर 34। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। काशी ने रुद्र के सामने ये शर्त रखी कि वो अपनी मांग में सिंदूर लगाएगी, पर शर्त यह है कि वो उसके सामने उसे मिलने नहीं आएगा। उसके इस शर्त पर रुद्र खामोश रह गया। काशी ने उसे कहा, आपकी खामोशी को मैं हाँ समझूं कंवर साहब? उसने उसके पूछने पर रुद्र ने कहा, अगर मैं हाँ बोलूँ तो क्या आप उसे सिंदूर को अपने से दूर कभी नहीं करेंगे? काशी ने इस पर कहा, हाँ नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। तो रुद्र ने उसे कहा, ठीक है, तो आज के बाद मैं आपसे मिलने नहीं आऊँगा काशी प्रताप सिंह, बाय। ये बोल के उसने फ़ोन रख दिया। काशी ने अपने कानों से फ़ोन हटा के बिस्तर की तरफ रख दिया। आपको खुद से दूर रखना जरूरी है कंवर साहब। इसमें हम दोनों की भलाई है। यह कहते हुए काशी ने तकिए में अपना मुंह छुपा लिया। इधर रात के वक्त रायपुर में मालिनी गायत्री के साथ उसे उसका नया घर दिखाने के लिए आई थी। गायत्री को वो घर सच में बहुत अच्छा लगा था। वो घर बहुत प्यारा था, हर तरफ पेड़ पौधे थे। गायत्री ने घर देखकर कहा, ये तो बहुत अच्छा है, थैंक यू। चलो अब तुम आराम से यहाँ रहो, हम भी चलते हैं, कल मिलती हूँ तुमसे। ये बोल वो वहाँ से जाने लगी तो गायत्री ने उसे कहा, क्यों आप यहाँ नहीं रुकेंगे? इस पर मालिनी ने उसे कहा, नहीं गायत्री, ये आपका घर है और मुझे मेरे घर जाना होगा क्योंकि वहाँ सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब तुम आराम करो, मैं कल तुमसे मिलने आऊँगी और तुम्हें मंदिर भी ले चलूँगी। ये बोल वो चली गई। गायत्री भी अपने नए घर को बहुत प्यार से देखने लगी। उसे सिया का मुंह बना हुआ था उसने सिया का मुंह बना हुआ था तो वो उसके पास आई और उसे बोली, क्या हुआ, मालिनी की बातें का बुरा मान गई आप? आपको तो पता है ना कि हमें लेकर वो कितनी चिंता करती है, इसीलिए वो कभी कभी ज़्यादा गुस्से में कुछ बोल देती है। आप क्यों उसकी बातों को दिल पर ले लेती हैं? ये कहते हुए वो उसके सर को सहलाने लगी। सिया ने उसे देखते हुए कहा, बस आपकी वजह से ही हम इनकी बातों को सुन लेते हैं, वरना कब का छोड़ के जा चुके होते। पर आपके प्यार की वजह से हम यहाँ आपके पास रहते हैं। आप इतने प्यार से बोलती हैं, बिल्कुल माँ जैसा प्यार देती हैं आप। वरना तो इस औरत को तो मैं कभी मालकिन ना मानूं, उस पर तो मैं इसे सुन के चली जाऊं। वही बड़ी आई, पता नहीं खुद को समझती है क्या। उसकी बातें सुनकर गायत्री मुस्कुरा के सुने जा रही थी। सिया एक अनाथ लड़की थी, उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। मालिनी ने उसे स्पेशली गायत्री के लिए रखा था, उसका कोई था नहीं तो मालिनी को लगा कि ये लड़की ठीक होगी गायत्री को देखभाल के लिए। सिया भी गायत्री के साथ बहुत अच्छे से रहती थी। उसकी देखभाल वो कुछ 15 साल से कर रही थी। इससे पहले 10 साल से भी जो गायत्री को देखभाल कर रही थी उसकी मौत किसी बीमारी की वजह से हो गई थी। तब से सिया ही गायत्री के पास है। गायत्री को भी सिया से बहुत लगाव है। वो उसके बिना कहीं नहीं जाती है और उसे अपनी बेटी की तरह मानती है। इसीलिए जब भी मालिनी सिया को डांट देती है तब गायत्री उसे समझा बुझाकर वापस से मना लेती है। ऐसे ही दोनों की जिंदगी कटे जा रही थी। गायत्री ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप कुछ खाने को बनाओगी क्या? आज अपने गुस्से में ही मेरा पेट भरोगी? ये कहते हुए उसने अपने कमरे की तरफ चल दी। सिया भी उसका बैग लिए उसके पीछे चली आई। उसने पहले गायत्री के बैग को खोल के उसके कपड़े अलमारी में ठीक रखे और फिर गायत्री जी अपने साथ जो अपने हाथ में बनी पेंटिंग लाई थी उसे बहुत आराम से रखने लगी। गायत्री जी को पेंटिंग का बहुत शौक था, इसीलिए वो खाली वक्त में पेंटिंग बनाती थी और बच्चों को भी पेंटिंग सिखाती थी। सिया ने सारा सामान रख के उसे कहा, क्या खाओगी आप? मुझे बता दें तो मैं बना दूंगी। उसके पूछने पर गायत्री ने उसे कहा, आपको जो अच्छा लगे बना दें, आप हम सब खा लेंगे। उसकी बात सुनकर सिया चली गई। गायत्री अपने कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। तो क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ये गायत्री ही हमारी काशी है, अभय की काशी, या फिर कुछ और? अगर आप जान गए हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। आधी रात का वक्त था। गायत्री का घर। गायत्री अपने बिस्तर पर सो रही थी। उसे रह रहकर सपने आ जा रहे थे और वो नींद में ही बड़बड़ा ये जा रही थी। उसे सपने में एक धुंधला सा चेहरा आ रहा था। वो आदमी जैसे उसका हाथ चोट अंधेरे में खो जाता है, वैसे ही गायत्री जी चीख के उठती है, अब है, और इधर उधर देखती है। उसका चेहरा डर के मारे पसीने में भाग गया था। उसके पास रखे पानी का गिलास लिया और उसे पिया। वो उठकर कमरे की बंद खिड़की को खोलकर खड़ी हो गई। बाहर ठंड बहुत थी पर उसे अच्छा लग रहा था। उसने कुछ सोचा और पेंटिंग स्टैंड पर लगे कार्डबोर्ड पर पेंसिल से एक स्केच को ड्रॉ करने लगी। वो बार बार बनाती और बार बार बिगड़ जाता। उसने अपनी आंखों को बंद किया और इस बार बंद आंखों से तस्वीर बनाया। और जब तस्वीर बन गई तो उसने आंखों को खोल के देखा तो हैरान थी। उसने खुद से ही कहा, फिर से वही चेहरा। कौन है आप, जिसे इतने सालों से मैं अपने सीने में देखती हूँ, अपने सपने में देखती हूँ, पर कभी हकीकत में नहीं मिली? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अगर आपका नाम अभय है तो कहीं कहीं तो होंगे आप। कहाँ हैं आप अभय? ये बोल उसे अपनी आंखों को बंद कर लिया। इधर अभय अपने बिस्तर पर लेटा था। उसे लगा कि काशी ने उसे आवाज़ दी है। वो नींद में चौंक के उठ गया, पर उसने जब देखा तो कमरे में कोई नहीं था और हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। अभय ने अपने चेहरे को खुद के हाथों में छुपाते हुए कहा, अब आप नहीं हैं, ये दिल क्यों नहीं मानता है काशी? क्यों लगता है कि अभी कहीं से आकर आप मेरे सामने खड़ी हो जाएंगी और मुझे अपनी बाहों में ले लेंगी? इन्हीं सब ख्यालों में 25 साल गुजर गए हैं। आपकी बेटी भी आपको बहुत मिस करती है। ये कहते हुए अभय
बेड के सिराने से पीठ लगाकर बैठ गया। इन्हीं सब ख्यालों में अभय की न जाने कब फिर से आंख लग गई। दूसरी तरफ काशी को भी नींद नहीं आ रही थी। वो भी अपने कमरे में बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। उसका मन भी बेचैन था। उसने जो रुद्र को कहा था वो उसी के बारे में सोचते जा रही थी। रुद्र का उसे दूर रहना उसे सही लग रहा था, पर इस फैसले में खुद उसका दिल ही बेचैन हो उठा था। वो आई अंदर अपने बिस्तर पर और आकर बैठ गई। वक्त ऐसा ही निकल रहा था और पूरे 1 हफ्ते हो गए थे काशी और रुद्र को ना मिले हुए। नवरात्रे भी आ गए थे, पर रुद्र काशी से मिलने नहीं आया था और ना ही उसे कॉल किया था। काशी भी खुद को दिल को रोक अपने आप को काम में मसरूफ कर लिया था, पर ये मन कहाँ लगने वाला था। काशी कुछ भी करती पर खुद को रुद्र की यादों से दूर नहीं कर पाती, पर वो अपने वादे को खुद से ही तोड़ नहीं सकती थी, इसीलिए खुद को संभाल के रखा हुआ था। सुबह के वक्त महल में काशी रेडी होकर नीचे आई तो उसने देखा चंदो नाश्ता लगा रही थी। उसने उसे देखते हुए कहा, माँ आज कोई उठा नहीं है क्या? कहाँ हैं सब लोग? उसके पूछने पर चंदो ने कहा, पता नहीं, तेरे बाबा तो मैं जगा के आई हूँ, पर तेरे पापा और युग पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए हैं। वो ये बोल ही रही थी कि तभी युग अपने शर्ट की बाजू को फोल्ड करते हुए नीचे आ रहा था। काशी ने उसे देखते हुए कहा, लो ये तो आ गया, मैं पापा को देख के आती हूँ, आप तब तक नाश्ता लगा दो। आज नाश्ता नहीं मिलेगा, ये कहते हुए चंदो डाइनिंग टेबल की तरफ चल दी। युग और काशी ने सुना तो उसकी तरफ देखते हुए बोली, पर क्यों नहीं मिलेगा माँ? क्योंकि आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं बेटा, और आपकी माँ यानी काशी अभय प्रताप सिंह पहले दिन जाकर मंदिर में भोग देती थी, माता के श्रृंगार का सारा सामान देती थी, तब वहाँ से आने के बाद किसी को खाना मिलता था। अब वो नहीं है तो हम इस प्रथा को मानेंगे। उन्हें देखो तो अभय कुर्ता पजामा पहने उन्हीं के पास आ रहा था। काशी ने उन्हें देखते हुए कहा, हाँ तो खाना नहीं खाएंगे, एप्पल खा लेते हैं। अभय ने उन्हें देखकर कहा, जी नहीं बेटा, आप कुछ भी तब तक नहीं खाएंगी जब तक हम मंदिर जाकर माता के दर्शन नहीं करते। तो जल्दी करके हमें निकलना है, मैंने शालिनी और विजय को भी बुला लिया है। ये बोलते हुए वो चंदो के पास चला गया। काशी अपने मन में सोचने लगी, मतलब कंवर साहब भी आएंगे, मैं नहीं जाऊंगी। ये सोच वो जैसे ही बोलने वाली थी कि तभी अभय ने कहा, सब आ रहे हैं बस रुद्र को छोड़कर। उसे कुछ काम था तो मैं उसे फोर्स नहीं कर किया। वो चंदो से राणा जी कहा, वैसे चंदो ये राणा जी कहाँ हैं? अभी तक सो रहे हैं क्या? लगता है तुम्हारी संगति में बिगड़ गए हैं, जाओ जगाओ उन्हें। ये कहते ही चंदो अभय को घूर के देखते हुए कहा, हाँ पता है कितने अच्छी संगति में थे, मेरे आने से पहले ऐसा लगता था जैसे किसी पत्थर के साथ हो। वो तो आपको हुक्मरानी साहब ने सुधारा और मैंने इन्हें, तब कहीं जाकर हम आप दोनों के साथ रह पाए, वरना भगवान भी ना रह पाता। हमारी बात तो तुम ना ही करो चटर पटर, हम इतने अच्छे थे कि आपकी हुक्मरानी सा जान देती थी हमें, आपकी तरह वो मेरा दिमाग नहीं खाती थी। जे मैनू भी मालूम से हुक्म सा कौन किसका दिमाग खाता है। जे तो हुक्मरानी सा थी, जे हमने झेल गई, ना तो कोई और होता तो कब का भाग गया होता, पर जे हमारी हुक्मरानी सा थी, जे थारे साथ रही, सबने इंसान जैसा दिल दिया, जे लाके आपको सब पसंद करते हैं, जे लाने आपको सब पसंद करते हैं। उन दोनों की इस नोकझोंक को काशी और युग दोनों ही देख रहे थे, आंखें फाड़े। इन्हें तो बड़ा मजा आ रहा था। तभी राणा ने अभय और चंदो के पास आते हुए कहा, ये क्या हो रहा है चंदो? हुकुम सा से ऐसी बात की जाती है? उनके ये कहने पर चंदो मुंह फुला के कहा, अरे मनु क्या बोल रहे हो? ये थारे हुकुम साहब फिर से महारे को चिढ़ा रहे हैं। इन्हें इतने बड़े हो गए हैं पर हरकतें आज भी वही हैं। इनके बच्चे भी देख के सोचते होंगे कि ये अभी बड़े नहीं हुए। मिस चटर पटर, लड़ तो आप रही थी बच्चों की तरह। वैसे राणा कैसे झेलते हो इसे? आज भी पका देती है। वैसे मैं बाहर हूँ, आप आ जाना। ये कहते हुए वो जाने लगा। तभी चंदो के पास रुक के बोला, वैसे चटर पटर ऐसे मुंह लेकर बाहर मत आना, लोग डर जाएंगे। ये बोल वो हंसते हुए चला गया। इधर चंदो मुंह खोल उसे घूरते हुए देख रही थी। राणा और बाकी सब हंसने रहे थे। चंदो ने सबकी तरफ उसे में देखते हुए कहा, बस हंसी आ रही है आप सबको, एक काम करो, ये जितने भी थाली हैं इसे लेकर आप सब बाहर आए, और मैं कोई ना नहीं सुनना चाहती। यह कहकर वो भी बाहर चली गई। राणा ने मुंह बनाते हुए देखकर कहा, ये तो हमेशा का है, जब भी ये दोनों बहस करेंगे बीच में पिसना तो हमें ही पड़ता है ना। नहीं बाबा, आप अब अकेले नहीं हैं, हम भी अब आपके साथ हैं, चलो मिल के उठा लेते हैं थाल। ये कहते हुए उसने अब युग ने एक थाल ले ली और बाहर आ गया। सब गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। और उधर दूसरी तरफ गायत्री भी सिया के साथ माता के मंदिर आई थी। उनका 1 हफ्ते से अब रूटीन बन गया था कि वो मंदिर आती थी और मंदिर में पीछे बने बड़े से बगीचे में बैठकर पेंटिंग करती और वक्त बिताती थी। उसे यहाँ आना अच्छा लगता था। कुछ लोगों ने तो उसका चेहरा देखकर उसे हुक्मरानी सा मान लिया था, पर यह बात अभी तक उसके कानों में नहीं गई थी, इसीलिए उसे अभी कुछ नहीं पता था। वो गए और मंदिर के पीछे बगीचे में पेंटिंग करने बैठ गई। सिया उसके पास बैठी ही उसे पेंटिंग करते देख रही थी।
अभय भी सबके साथ उसी मंदिर में आया था। वो सबके साथ जब मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वो चारों तरफ देखने लगा। उसे आज यहाँ आकर ऐसा लग रहा था जैसे काशी यहीं आसपास है। वो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ के जब 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 सबके साथ ऊपर आया तो उसने देखा विजय और शालिनी शिवांगी के साथ खड़े थे। वो सबके साथ गया और पूजा का श्रृंगार का सामान देकर मंदिर में प्रांगण में बैठ गया और वहाँ बाकी सब मंदिर के दूसरे मंदिर पर बने नारायण का मंदिर देखने चले गए। अभय बैठा अपने मन में सोचने लगा, आज भी आपका एहसास यहाँ की हवाओं में मौजूद है काशी। ऐसा लगता है जैसे आप यहीं कहीं हैं। पर एक सच ये भी है कि आप अब बस एहसास बन के मेरी ज़िंदगी में रह गई है और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ नाम। उसके पास तो आपका एहसास भी नहीं है काशी। आप होती और देखती कैसे हैं आपकी बेटी। वो यही सब सोच रहा था कि तभी उसे गाने की आवाज़ आई। आवाज़ सुन वो चौंक गया क्योंकि ये वही आवाज़ थी जिसे अभय कभी नहीं भूल सकता था। तो दोस्तों, क्या अभय और काशी का मिलन हो पाएगा या फिर मालिनी करेगी एक बड़ा धमाका? ये वही गाना था जिसे काशी अब अक्सर गाया करती थी। वो उठ के इधर उधर मंदिर में देखने लगा, पर मंदिर इतना बड़ा था कि वहाँ किसी को खोजना थोड़ा मुश्किल था। अब उसकी आवाज़ वाले जगह खोजता रहा। वो औरत गाना गा रही थी। एक मन था मेरे पास वो अब खोने लगा है। एक मन था मेरे पास वो अब खोने लगा है। पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, यूं ही उम्र गुजर जाए तेरा साथ गुजर जाए, यूं ही उम्र गुजर जाए तेरे साथ गुजर जाए। अभय ने जैसे ही ये बोल सुनी उसके दिल में बेचैनी बढ़ गई। वो चारों तरफ उस आवाज़ को खोजने लगा। उसे लग रहा था जैसे काशी खुद गा रही हो। वही आवाज़ और वैसा ही गाना। अभय को अब किसी भी तरह उस औरत को देखना था और वो औरत गाए जा रही थी। आखिर अखियों के झरोके से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोके से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए बड़ी दूर नजर आए। बंद करके झरोखे को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम्हारी मुस्कान, मन में तुम्हारी मुस्कान। अब है उसे खोजे ही जा रहा था कि तभी विजय ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हुकुम सा चले। इसे सुनते ही अभय ने कहा, हम अभी आते हैं, आप चले। विजय समझ गया था कि अभय इस गाने वाले को खोज रहा है। उसने उसे बोला, हुकुम सा मत खोजो उसे क्योंकि वो काशी नहीं होगी। पर उसके कहते ही उसे औरत के आगे बोल गए, जिसे सुन अभय ने उसकी बात को अनसुना कर मंदिर के पीछे की तरफ बढ़ गया जहाँ से यह आवाज़ आ रही थी। जाती हूँ जीती हूँ तुम्हें देख के मरती हूँ तुम पे, जीती हूँ तुम्हें देख के मरती हूँ तुम पे, तुम हो जहाँ सजना मेरी दुनिया है वहीं पे। दिन रात दुआ मांगूं मेरा मन तेरे वास्ते, दिन रात दुआ मांगे मन मेरा तेरे वास्ते, कहीं अपनी उम्मीदों का कोई फूल ना मुरझाए। अखियों के झरोके से, अखियों के झरोके से देखती हूँ तुझे सांवरा। अब है जब वहाँ पीछे के बगीचे में आया तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ बस कुछ फैमिली आकर बैठी थी। कुछ लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, बहुत अच्छा गाती है, रोज़ इस औरत का गाना सुनकर मन खुश हो जाता है, इतना प्यारा गाती है और जैसे हर परेशानी दूर हो जाती है। अभय ने जब उन सबके मुंह से ये सुना तो उसके पास आया और उसे बोला, वो कहाँ जो यहाँ गाना गा रही थी? उसमें से एक औरत ने कहा, जी वो तो अभी चली गई। कहाँ गई है? अभय के ये पूछने पर उस औरत ने कहा, जी अभी इधर से निकल के शायद मंदिर के बाहर गई है। यह सुनते ही अभय ने ना जाने किस उम्मीद से मंदिर के बाहर की तरफ भागा, जबकि वो जानता था कि वो कोई और ही होगी, उसकी काशी नहीं। पर फिर भी वो भागते हुए बाहर की तरफ गया, पर वहाँ भी उसे कोई नहीं मिला। विजय उसके पीछे आया और उसे बोला, हुकुम साहब आप क्यों इस तरह से उसे खोज रहे हैं? वो कोई और है, वो हमारी काशी नहीं है। आप सही बोल रहे हैं विजय, मैं ही ना जाने क्यों बच्चों की तरह हरकतें कर रहा हूँ। चले सब इंतजार कर रहे होंगे। ये कहते हुए अभय आगे बढ़ गया और विजय उसके पीछे चल दिया। इधर काशी मंदिर के पास लगी दुकानों पर खाने का सामान खोज रही थी, पर उसे कुछ मिला नहीं क्योंकि ऐसी कोई दुकान वहाँ था नहीं। तो वो उसे टूटे हुए नारियल को उठा के खाते हुए कहा, अरे ये पापा कहाँ रह गए? कोई खोजे उन्हें, मुझे भूख लगी है, भूख के मारे कहीं मुझे चक्कर ही ना आ जाए। उसके ये कहते ही अभय ने आते हुए कहा, कुछ नहीं होगा आपको, चले महल चलते हैं। ये कहते हुए वो उसे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई और दूसरी तरफ युग ने शिवांगी को अपने साथ गाड़ी में आने को कहा, तो वो उसके साथ उसकी गाड़ी में चली आई। कुछ देर में जब सब माधवगढ़ पहुंचने वाले थे तब काशी ने देखकर कहा, माँ बाबा हम माधवगढ़ क्यों जा रहे हैं? इस पर राणा ने कहा, क्योंकि शालिनी जी ने अपने घर में माता को 9 दिन के लिए स्थापित किया है और ये 9 दिन हम वहीं रहते हैं। वहाँ धूमधाम होती है, वहाँ मेला लगता है और बहुत लोग आते हैं उस मेले में देखने। आखिर दिन महेशुश्री मनसासुर वर्धनी का नाटक पद भी होता है। आपके जन्म से पहले ही ये होता आया है और ये 9 दिन हुकुम सा और हुकुम रानी सा यहीं रहते और ये 9 दिन बहुत अच्छे से एंजॉय करते। आप भी इस बार देखना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। उससे ये सब बताते हुए राणा सबके साथ माधवगढ़ पहुंच चुका था। काशी के दिल में अब घबराहट ने जगह ले ली। वो जितना खुद को रुद्र से दूर रखना चाहती थी उतना ही वो उसके पास आ गई थी। वो गाड़ी से बाहर आई और एक गहरी सांस लेकर अंदर चल दी। उसने देखा महल में लाइट्स और फूलों से सजाया गया था, हर जगह जगमगाहट थी।
ये देखकर उसने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अभय ने उसके कंधे पर पकड़ते हुए कहा, अभी इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी जैसे जैसे सूरज ढलेगा और रात होगी। आपको तो ये पहला नवरात्रि है यहाँ पर, हमने तो बहुत देखा है। चले आपको आज दिखाते हैं माधवगढ़ में नवरात्रि कैसे मनाते हैं। ये कहते हुए वो काशी को अंदर ले आने लगा। तो काशी ने देखा बगीचे में फूलों से बने झूले रखे हुए थे। काशी इन सब में रुद्र के बारे में भूल गई थी। शाम के वक्त गायत्री जी का घर। गायत्री जी बैठी कोई किताब पढ़ रही थी कि तभी मालिनी ने अंदर आते हुए कहा, कैसी हो गायत्री, ठीक हो ना तुम? उसके यह पूछने पर गायत्री ने बुक रखते हुए कहा, मैं तो ठीक हूँ, पर आप आज रात को? मालिनी ने उसे कहा, तुम्हें लेने आऊँ हूँ। चलो रेडी हो जाओ, हम माधवगढ़ जा रहे हैं, वहाँ नवरात्रि बहुत अच्छे मनाते हैं, चलो तुम्हें दिखा दूँ। आज वैसे भी मैं फ्री हूँ। यह कहते हुए वो सोफे पर बैठ गई। गायत्री ने खुश होते हुए उसे कहा, सच में आप हमें घुमाने ले जाएंगी? हाँ, अब जाएं और रेडी हो जाएं। और सनाया, आप भी रेडी हो जाओ। उसकी बात सुनकर दोनों ही रेडी होने चली गई। उसके जाने के बाद मालिनी ने बुक को लेकर देखते हुए खुद से कहा, आज अभय को एक तरफ देनी है, इसीलिए तुम्हें वहाँ ले जाना जरूरी है। ये कहते हुए वो मुस्कुरा दी। कुछ वक्त के में सिया और गायत्री रेडी होकर बाहर आए तो मालिनी ने उसे कहा, चले। ये सुनते ही गायत्री ने हाँ कह दिया। मालिनी उसे लेकर बाहर आई और अपनी गाड़ी में बैठकर उसे माधवगढ़ के लिए निकल गई। इधर माधवगढ़ में सब तैयारियां होकर मेले में जा रहे थे, पर रुद्र अभी तक ऑफिस से आया नहीं था। शालिनी उसके फ़ोन कर रही थी पर वो फ़ोन उठा ही नहीं रहा था, तो उसने एक मैसेज डाल दिया था उसे। अभय जब नीचे आया तो उसे देखा, सब उसका वेट कर रहे थे। काशी ने उसे कहा, पापा कितने लेट करते हैं आप, मुझे तो लगा कल ही आएंगे आप। अच्छा, जल्दी से चलिए नहीं तो देर हो जाएगी। ये कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा और एक हाथ से अपना लहंगा और उसे खींच के बाहर ले जाने लगी। अरे काशी, चल तो रहे हैं हम। वो ये बोल ही रहा था कि तभी सामने से रुद्र आते हुए काशी को दिखा और उसने उसका हाथ छोड़ दिया। रुद्र को देखकर शालिनी ने उसे कहा, अच्छा हुआ आप आ गई, वरना हमें लगा कि आपके बिना ही आज मंदिर की पूजा में जाना होगा, पर चलो आप आ गए हैं। उसकी बात सुनते हुए रुद्र ने अभय और बाकी सबको प्रणाम करते हुए शालिनी के पास आया और बोला, माँ आप लोग चले, मैं रेडी होकर आता हूँ। उसके कहने पर शिवांगी ने कहा, भाई आप जाइए, रेडी होकर आ जाइए, फिर साथ में ही चलते हैं। नहीं शिवांगी, आप चलिए, मैं रेडी होकर आता हूँ, बस 10 मिनट में आ जाऊँगा। ये बोल रुद्र अपने कमरे की तरफ चल गया। सब वहाँ से बाहर आ गए। वहीं खड़े सब रुद्र का इंतजार करने लगे। कुछ देर में रुद्र रेडी होकर आ गया। रुद्र ने आते ही सब मंदिर के लिए निकल गए। मंदिर महल से कुछ दूरी मार्केट से होकर आती थी। ये माधवगढ़ का सबसे बड़ा देवी माँ का मंदिर था। इन दिनों यहाँ बहुत भीड़ होती थी। काशी मार्केट में देखते हुए चल रही थी। उसे ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। सब जब मंदिर पहुंचे तो देखा वहाँ बहुत भीड़ थी, पर जैसे विजय शालिनी पहुंचे, भीड़ ने खुद उन्हें हट के रास्ता दिया। सब मंदिर में आए और पूजा शुरू किया। इधर माधवगढ़ में रोहन ने अपने गुंडे भेजे थे जो काशी का पीछा कर रहे थे। उन्हें जय ने बताया था कि काशी ने लाल रंग का दुपट्टा और गले में मोतियों की माला पहनी हुई है और तस्वीर भी उन्हें दी गई थी। वो लोग काशी को पीछे लगे हुए थे। दूसरी तरफ मालिनी भी गायत्री को लेकर माधवगढ़ पहुंच चुकी थी। तीनों जब गाड़ी से बाहर निकले तो गायत्री ने जैसे उसे मार्केट को देखा तो उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली तस्वीर आने लगी और उसे सर में हल्का सा टिस सा उठने लगा। उसने अपना सर पकड़ लिया और मालिनी ने उसे पकड़ते हुए कहा, गायत्री आप ठीक है ना? गायत्री ने खुद को संभालते हुए कहा, जी हम ठीक हैं। वो अचानक से ये सब देखकर सर शायद नगाड़ों की आवाज़ से हमारे सर में हल्का दर्द उठ गया। चले चलते हैं। यह कहते हुए जाने लगी तो मालिनी ने उसका हाथ पकड़ रोकते हुए कहा, अरे ऐसे बिना सर ढके मंदिर में जाओगी? यह कहते हुए उसने उसे सर को दुपट्टे से ढक दिया और उसे लेकर मंदिर की तरफ चल दी। मालिनी ने भी अपना सर ढक रखा था और खुद के चेहरे को छुपाने के लिए कोशिश कर रही थी। मंदिर में नगाड़ों की आवाज़ के साथ आरती की शुरुआत की जा रही थी। तेज तेज घंटे बज रहे थे। सब हाथ जोड़ के आरती कर रहे थे। शालिनी ने थाल लेकर विजय के साथ आरती शुरू की और गाना शुरू किया और भगवान के भजन करने लगी, पर वो आगे अपने गले में खराश के कारण नहीं गा पा रही थी। ये देखकर काशी ने गाने की सोची कि तभी एक औरत ने गाना शुरू कर दिया, भगवती हे सित कुंठ कुटुंबिनी भूर कुटुंबिनी भूरते, जय जय हे महिषासुर मर्दनी। ये वंदना वो औरत करने लगी। उसने जैसे आगे गाया वैसे ही सबकी नज़र उस पर गई। वो औरत काफ़ी दूर खड़ी थी, पर उसका चेहरा अभय या कोई और नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसके अपने सर को ढक रखा था जिसे, और बालों को ऐसी तरफ कर रखा था जिसे उसका चेहरा ढक रखा था। अभय को यह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसका दिल एक बार फिर से बेचैन हो उठा और उस औरत ने आगे गाया, सूरवर वर्षणी दुख में हरणी मनशा मृदनी। वो इस गाने को कंटिन्यू गाई जा रही थी। जैसे ही आरती खत्म हुई, सिया उस औरत के बगल में आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर मुस्कुरा दी, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि गायत्री ही थी। शालिनी ने आरती की पंडित जी को दिया और हाथ जोड़कर सर झुका दिया। भीड़ आरती के बाद कम होने लगी। शिवांगी ने काशी और युग को देखते हुए कहा, चलो आप दोनों को मेला दिखाऊं। उसकी बात पर काशी युग के साथ चली गई। शालिनी और चंदू भी चले गए। विजय, राणा और रुद्र को भी लेकर पंडित जी के पास चले गए। अभय खड़ा गायत्री जी को देख रहा था, जिसका चेहरा अभी भी अभय के लिए छुपा हुआ था। पंडित जी से बात करते हुए राणा और विजय माता के पंडाल की तरफ चल दी, पर रुद्र अभय के पास चला आया।
अभय गायत्री की तरफ बढ़ रहा था कि तभी रुद्र ने उसे कहा, अंकल जी चले। अभय उसकी आवाज़ सुनकर रुक गया और वो उसे बोला, आप चले, हम आते हैं। उसके कहने पर रुद्र वहाँ से चला गया और अभय आगे बढ़ गया और तभी एक आदमी उसके सामने आ गया और उसे बोला, अरे हुकुम साहब आप। अभय उस आदमी से बात करने लगा पर उसकी नज़र गायत्री पर ही थी जो पंडित जी के प्रसाद ले रही थी। अभय ने किसी तरह उस आदमी से बात करके उसे रफा दफा किया और गायत्री के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते ही वाला था कि तभी ना जाने कहाँ से सिंदूर की भरी थाली से सिंदूर उड़ने लगे और उसकी आंखों पर चेहरे पर आने लगी। अभय ने देखकर अपनी आंखें को बंद कर लिया। उसने जब आंखें खोली तो देखा वहां बस पर्स पर चारों तरफ सिंदूर फैला था और कोई नहीं था। अभय ने अपने मन में कहा, कौन है आप? क्यों आपकी आवाज़ हमें उसी तरह बेचैन कर रही है जैसे कभी काशी की आवाज़ किया करती थी? क्यों आपकी आवाज़ में वही कशिश थी जो काशी की आवाज़ में थी? मैं जानने चाहता हूँ आपको। यह कहते हुए वो मंदिर के बाहर निकल आया। तो दोस्तों, क्या राज था मालिनी का? क्या मालिनी ने काशी को इतने सालों तक किडनैप करके रखा था? पर कैसे? काशी तो मर चुकी थी एक बच्ची को जन्म देते हुए। ये बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है इस कहानी में। ये आपको धीरे धीरे आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। उसके लिए आपको करना यह है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।